वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पहले स्टडी कर चुका है, जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था और उसे शेयर कर दिया है आप लोग के साथ। इस वीडियो में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोग को इसका डिफिनीशन सबसे पहले जाने। ऑस्मोसिस का डिफिनीशन है द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट or from solution of lower concentration into solution of higher concentration through the semi-permeable membrane is called osmosis। यहाँ पे देखें हम लोग कि 2-3 वर्ड हमारे लिए नया है। एक है लोअर कंसंट्रेशन, एक है हायर कंसंट्रेशन और एक है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सबको समझ ले, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। हायर कंसंट्रेशन है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है और ये सॉल्वेंट सॉल्यूट ज्यादा है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है और वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है, उसको कम वाले को हम लोग लोअर कंसंट्रेशन कहेंगे और हायर वाले को हम लोग हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन हमने नीचे लिखा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स होता है एक झिल्ली। झिल्ली जो है वो कैसी होनी चाहिए? सेमी परमेबल, यानी आधा जो है वो, सेमी मीन्स होता है हाफ, आधे को जाने दे आधे को नहीं जाने दे। तो वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? सेमी परमेबल। इसको कैसे डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन के केस में? तो एक special type of membrane which allow the passage of solvent molecule through them but do not allow the passage of solute particle through them। यानी कि वैसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करे पास होने के लिए, यानी गुजरने के लिए, अपने से पार होने दे लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं पार होने दे। तो वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। यानी कि ऑस्मोसिस का डिफिनेशन ये हो गया कि द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। कोई सॉल्वेंट है या लोअर कंसंट्रेशन हायर सॉल्यूशन से है सॉल्यूशन जिसमें 2 तरह का सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो लोअर कंसंट्रेशन से जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल हायर में पास हो, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। समझने के लिए फिगर से हम लोग देखेंगे। इस फिगर में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है और एक थिस्ल फनेल है। ये थिस्ल फनेल को रखे हैं, इसमें कुछ और सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लोअर कंसंट्रेशन का है, यहाँ पे जो है वो हायर कंसंट्रेशन का है। कुछ यहाँ पे नीचे में जो है, यहाँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पहले ही बताया हम कि वैसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने दे लेकिन सॉलिड पार्टिकल को पास नहीं होने दे, वैसा झिल्ली। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगाया। कुछ देर के बाद इसको जो है वो सॉल्यूशन को हम, ये इसका इनिशियल स्टेज है, और जब कुछ देर के बाद इसको छोड़ते हैं, 1 या 2 घंटे के बाद इसको देखें, तो इसमें देखेंगे कि इसका जो है यहाँ लेवल जो था
जो सॉल्यूशन है उसका लेवल यहाँ है, और लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हाई हो गया। तो ये जो हाई होने का सॉल्यूशन ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल इसके अंदर गए, इसके अंदर पास हुए, और इसका जो है ये अमाउंट जो है वो बढ़ा दिए। तो इस तरह से इसका जो है लेयर आगे बढ़ उठ गया या बढ़ा हुआ लेयर शो कर रहा है। यहाँ जो सॉल्यूशन लिया गया है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का एक खास कलर होता है, यहाँ पिंक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है वो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। तो ये इसलिए लिया गया ताकि जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये इसका लेयर जो है वो हाई हुआ है, कितना हाई हुआ है वो पता कर सके। यहाँ पे जो है वाटर लिए हैं ताकि वाटर जो है इसमें पास हो रहा है तो इजिली इसका लेयर जो है वो हाई हो रहा है, तो वो पता आसानी से चल सके। तो इस तरह से ये ऑस्मोसिस प्रोसेस का सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग शो कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस किस प्रकार हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस देखें कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें किस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि हम किसी दो सॉल्यूशन को सेपरेट करें, जिसमें एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन एक तरफ हायर कंसंट्रेशन है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसको सेपरेट किए हुए हैं, तो वहां से सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ये जो है वो एक्सेस प्रेशर है दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, यानी कि वो एक्सेस प्रेशर जो किसी सॉल्यूशन के साइड अप्लाइड किया गया है, ये क्या कर रहा है, तो टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो है अब जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही थी, उस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो है कि जितना आ गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उतना रहे, अब आज ज्यादा नहीं आए, तो हम लोग वहां पे एक प्रेशर वहां एक्सर्ट करेंगे, तो वो प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल को अंदर नहीं आने देगा। तो इस तरह का एक्सेस प्रेशर यदि अप्लाइड किया जाता है तो ये दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे डिनोट करते हैं पाई से। तो पाई जो है जो इस तरह से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे शो किया गया है पाई। आगे देखें, हम लोग फिगर से इसको समझेंगे कि फिगर से किस तरह से ऑस्मोटिक प्रोसेस समझ सकते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन का है, यहाँ वाटर का हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ वाटर का लो कंसंट्रेशन है। यानी कि यहाँ पे शुगर कम है, यानी चीनी यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, तो चीनी जो है यहाँ पे कम है और यहाँ चीनी का पार्टिकल ज्यादा है। जैसे ही ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी तो ये होगा कि यहाँ से वाटर पार्टिकल जो है वो सिर्फ जाएंगे और इस चीनी वाले सॉल्यूशन में मिक्स होंगे। तो इससे इसका जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका लेयर इस तरह से है और यहाँ पे इसका लेयर बड़ा है, जैसे ऑस्मोसिस में देखें। अब यहाँ पे जो है अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ नहीं आए, तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल अब इसमें से न इधर आएगा और ना इस साइड का जो है, यानी कि जो सॉल्यूशन में आ गया है सॉल्वेंट पार्टिकल, वो सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन से बाहर भी नहीं जाए, यानी कि ना ये आए और ना यहाँ से बाहर जाए। तो ये प्रेशर जो है वो, ये प्रेशर यही काम करता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल को अब इसके अंदर से बाहर नहीं जाने देता, ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसको रोक देता है। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर मूविंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। इसका डिफिनीशन हमको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डिफिनीशन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक टर्म है डिफ्यूजन, और
डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों लगभग जो है सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या है वो देखेंगे कि कब कहेंगे ऑस्मोसिस है, कब कहेंगे डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में यहाँ पे कंडीशन नहीं है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, कि यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। यहाँ जो है सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल है या वाटर पार्टिकल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें मिक्स हो रहा है। और डिफ्यूजन में ऐसा कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, और यहाँ आराम से यहाँ जो हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल इसमें जा सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन में और मिक्स होके वो रह सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि हाई कंसंट्रेशन से नहीं जाएगा, बल्कि लो कंसंट्रेशन से पार्टिकल इसमें हायर कंसंट्रेशन की ओर जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ये टर्म आपको समझना है। इसमें बता सकते हैं कि यहाँ सेमी पर ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है मिक्सिंग, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है पार्टिकल जा रही है किससे, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर, और यहाँ जो है वो सॉरी डिफ्यूजन में जा रही है हायर से लोअर की ओर, और इसमें जा रही है लोअर से हायर की ओर। तो इस तरह से ये दो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा नोट्स कॉपी में, ताकि डिफरेंस यदि पूछे तो आंसर कर सके। हम लोग ने देखा कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग ने समझा, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मीन्स होता है उल्टा, तो ऑस्मोसिस का उल्टा जो है वो कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। यदि उतना प्रेशर लगाएं, द प्रेशर अप्लाइड on the solution is greater than the osmotic pressure, then solvent start passing from the solution into solvent. This is called reverse osmosis। यानी कि जब जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए हैं तो वो क्या कर रहा है कि वो सॉल्वेंट पार्टिकल को बाहर नहीं आने दे रहा है सॉल्वेंट इसमें लोअर कंसंट्रेशन की ओर। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में ज्यादा हम उतना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन से निकलकर सॉल्वेंट की ओर मिक्स होने लगे, तो ये प्रोसेस जो है कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका भी याद कर लीजिएगा डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत सारे सॉल्यूशन का टाइप देखे हम लोग अलग अलग तरह से। तो यहाँ पे जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो तीन तरह के हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसो मीन्स होता है सेम, और टोनिक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो इससे भी हम लोग आसानी से डिफिनेशन याद कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच हैज इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज नोन एज आइसोटोनिक। इसको डिफिनेशन में खुद से लिखिएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं कि आइसोटोनिक मीन्स इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपर, हाइपर मीन्स हो जाएगा हाइयर, और हाइपो मीन्स हो जाएगा लो। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक का मतलब हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपोटोनिक का मतलब लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह से ये तीनों का डेफिनेशन आप जरूर याद करिएगा या लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है सारा ये जो टर्म है इस सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है, और ये आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ देखेंगे कि कुछ फेनोमेनन है वैसे जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, जिसमें है एक है श्रिवलिंग ऑफ रॉ मैंगोस टू पिकल। जैसे अचार बनाते हैं, पिकल मीन्स होता है अचार, रॉ मैंगो मीन्स कच्चा आम। कच्चा आम से जब अचार बनाते हैं, नमक डालते हैं उसमें, तो वो जो मैंगोस है वो श्रिवलिंग हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। तो ये जो है आपका ऑस्मोसिस का एक फेनोमेना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। प्लांट भी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, तो इसी प्रोसेस से एब्जॉर्ब करते हैं। देखिएगा कभी धूप में प्लांट जो है वो एकदम श्रिंकल रहते हैं, एकदम सिकुड़े हुए रहते हैं। जैसे ही पानी डालते हैं तो उससे वो उसमें जो है वहां ताजगी आ जाती है, यानी कि वो जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसका स्किन, उसका जो ये प्लांट का जो मेम्ब्रेन है उससे वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बाहर का जो मिट्टी वगैरह है वो उसके अंदर
नहीं जाती। इस तरह से वो प्लांट फिर से हरा हो जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, यानी जो मीट है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के यूज करके उसमें नमक डालते हैं, तो नमक डालने से पानी जो है उस मीट से बाहर निकल जाता है और मीट सुरक्षित हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज इन पीपल कंज्यूमिंग मोर सॉल्ट। सॉल्ट जैसे समुद्र के साइड जो नमक वगैरह बनाते हैं, उनके जो है टिश्यूज है, उनके पीपल के उनके टिश्यूज जो है वो स्वेल हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि वे सॉल्ट के मात्रा को ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि उनके बॉडी में ज्यादा चला जाता है नमक, जिसके वजह से उनके टिश्यूज जो है वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है। तो फॉर ए गिवन सॉल्वेंट द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बट नॉट डिपेंड अपॉन द इट्स नेचर। किसी भी सॉल्वेंट जो है, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट द ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और हायर कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन किस आधार पे कहते हैं, तो सॉल्यूट के आधार पे कहते हैं। तो इसलिए ये जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय फॉलोइंग रिलेशन। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है जो ये शो कर रहा है कि किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये जो है पाई भी एन आर टी, भी यहाँ पे वॉल्यूम है, एन जो है वो क्योंकि प्रेशर से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम, एन जो है नंबर ऑफ मोल, आर है गैस कांस्टेंट, टी जो है वो टेम्परेचर है। अब ये भी को हम यहाँ लाए तो हो जाएगा एन बाई भी आर टी। एन बाई भी जो है वो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई भी होता है। तो अब यहाँ पे यहाँ एन बाई भी को हटा के हम सी कर दें तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन के केस में पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया, पाई इज इक्वल सी आर टी। ये जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का एक इक्वेशन है जिससे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए रहेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि क्या क्या ये इंडिकेट कर रहा है, तो सी फॉर कंसंट्रेशन जो मोल पर लीटर में इंडिकेट करेंगे, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है जिसका बार लीटर पर केल्विन पर मोल है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है, एन जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट है सॉरी, भी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम लोगों ने जैसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोग मोलर मास का फॉर्मूला निकाले थे, उसी तरह से यहाँ भी मोलर मास का फॉर्मूला निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे एन दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं मोलर मास से रिलेशन। तो यहाँ पे जो है एनवी इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास, यहाँ पे पुट कर रहे हैं गिवन मास बाई मोलर मास। अब ये जो है एमबी जो है, एमबी बराबर क्या हो जाएगा, एमबी को हम यहाँ ले गए और पाई को यहाँ ले आए, तो एमबी इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बी आर टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू भी। तो ये जो है आपका एक फॉर्मूला हो गया कि हम इस तरह से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कंडीशन फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, हम लोगों ने यहाँ देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू हम लोग किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है कि जो कंडीशन क्या है, तो सॉल्यूट मस्ट नॉट नॉन वोलाटाइल, यानी सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, तो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। और द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट होना चाहिए, यानी उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होनी चाहिए। और द सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। तब ये जो हम निकाल रहे हैं मोलर मास इसके मदद से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से,
तब एक्यूरेट आएगा, यदि नहीं तो ये एक्यूरेट नहीं आएगा, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रहेगी, या जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो हमारा कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू है उसमें अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कंडीशन है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जब मान लिया उस तरह का है कि वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन कर जा रहा है, तो उसके लिए क्या ये है जिससे हम मोलर मास को एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकें। तो हम लोग देखें थोड़ा सा यहाँ पे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड एबनॉर्मल मोलर मास। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी वैसा सॉल्यूशन जो डिसोसिएट हो जाए वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करे, तो वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जा रहा है। तो वैसे केस में यहाँ पे जो आएगा मोलर मास वो एबनॉर्मल मोलर मास आएगा, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्व मास है उससे कुछ डिफरेंट होगी। एबनॉर्मल मोलर मास का डेफिनेशन क्या होगा? तो when we measure the colligative properties of electrolytic solution, there is a difference between observed and calculated value of colligative property. This is abnormal molar mass. यानी कि जब हम colligative property से किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे एक डिफरेंस आएगा, यानी अंतर आएगा। इसमें तो ऑब्जर्व मास जो हम लोग मोलर मास जानते हैं और जो हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं तो उसमें डिफरेंस आएगा, और यही जो है वो कहलाता है एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास का रीजन यही है कि एबनॉर्मल मोलर मास का रीजन ये है कि या तो डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल हो रहा है या तो एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन मीन्स जुड़ना और डिसोसिएशन मीन्स टूटना। तो यदि टूट रहा है या जुड़ रहा है तो वहां पे हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है उसका मोलर मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सारा हम लोग देखें फॉर्मूला, सब में देखें कि मोलर मास जो है वो कहाँ है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 by मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। तो इस केस में जो है यदि मान लिया एसोसिएशन हो रहा है, सॉलिड मॉलिक्यूल का हो रहा है एसोसिएशन, तो हाइयर वैल्यूज आर ऑब्टेन फॉर मोलर मास देन नॉर्मल वैल्यू। तो इस केस में यदि एसोसिएशन हो रहा है तो सॉल्यूट का, दो सॉलिड पार्टिकल आपस में एसोसिएट कर जा रहे हैं या जुड़ जा रहे हैं, तो वहां जो हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। किससे? जो ऑब्जर्व है, पहले जो हम ऑब्जर्व किए हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिए हैं कि एसिटिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है, ये दो है आपस में जब मिलते हैं ये दोनों तो ये डाइमर बना देते हैं, यानी आपस में दोनों मिल जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। ये क्यों होता है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। फिगर से बता दिए हैं कि यहाँ पे जो है ये जो मॉलिक्यूल है CH3COOH और यहाँ पे CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है तो ये आपस में मिल गया तो ये डाइमर बनाया। उसी तरह से बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, यहाँ भी C6H5COOH, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ के ये बना दिए डाइमर। तो इस केस में जो है यहाँ इसकी वैल्यू जो आएगी मोलर मास की वो क्या होगी? हाई होगी देन जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उससे। अब जब डिसोसिएशन हो रहा है यानी टूट रहा है मॉलिक्यूल, जैसे KCl लेंगे तो वो K + Cl- में टूट रहा है, तो वहां जो हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू लो होगी यानी कम होगी। तो यही अंतर आता है जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे वॉन हॉब्स, इन्होंने एक फैक्टर दिया जिसको I से इंडिकेट करते हैं, इसको वॉन हॉब फैक्टर कहते हैं। इन 1886 में वॉन हॉब इंट्रोड्यूस फैक्टर I called वॉन हॉब्स फैक्टर to express the extent of association or dissociation of solute in solution, कि कितना मात्रा में डिसोसिएट हो रहा है या कितना मात्रा में एसोसिएट हो रहा है, उसको पता करने के लिए उन्होंने एक फैक्टर दिया दैट इज नोन एज I, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉन हॉब फैक्टर। यहाँ पे फॉर्मूला है कि I कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो नॉर्मल मोलर मास है और ऑब्जर्व्ड मोलर मास है उसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे I कैलकुलेट
हो जाएगा, आई का वैल्यू हमको मिल जाएगा। या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। या फिर है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, तो हम लोग आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आई का वैल्यू जो है यदि हम किसी कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज में पुट करें तो हमारा जो है वैल्यू एबनॉर्मल मोलर मास वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो था P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय P नॉट ए इज इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर लगा दिए। तो यदि इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो मोलर मास का वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट आएगा। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का देखें तो वहां हमारे पास फॉर्मूला था क्या, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KBM, लेकिन यहाँ पे यदि हम आई लगा देते हैं तो जब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास तो हमारा वैल्यू एक्यूरेट आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। तो इस तरह से हमारा जो है जो प्रॉब्लम एबनॉर्मल मोलर मास का वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में भी है कि हमारे पास फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू NRT बाई V था, तो यहाँ पे हम आई लगा दिए तो ये जो है कैलकुलेशन यदि आई लगा के करेंगे तो हमारा MB का जो वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट आएगा। इस फॉर्मूला को पाई इज इक्वल टू ICRT भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो है सारा टॉपिक लगभग समाप्त हो गया है। कुछ और टॉपिक जो है वो आप वो ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे यही चैप्टर जो है यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।